आप क्लैट प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो या फिर करने वाले हो और जीके का इतना बैकलॉग देख के आपका दिमाग खराब हो जाता है। हो सकता है जनवरी से लेकर जून तक का बैकलॉग हो, या फिर ये वीडियो अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर में देख रहे हो तो इतने महीने का बैकलॉग हो आपके पास। बट डोंट वरी, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आई विल डिस्कस एग्जैक्टली कैसे स्टडी करना है आपको करंट जीके, नोट्स बनाने भी है या फिर नहीं, और लेट्स से नोट्स बनाने हैं तो एग्जैक्टली कैसे बनाने हैं, कि आपको मंथली या फिर वीकली मैराथन्स पे रिलाई भी करना चाहिए या फिर नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैकलॉग फास्ट वे में एंड मोस्ट इफेक्टिव वे में कैसे क्लियर करना है, आई विल टेल यू दैट नाउ। ये सब चीजें आंसर करने के लिए चलते हैं टीचर मोड पे नाउ। तो इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले हम बात करेंगे कौन से मंथ से आपको जीके स्टार्ट करना है पढ़ना। मतलब लेट्स से अगर अभी जून में आप ये वीडियो देख रहे हैं, जुलाई में देख रहे हैं, अगस्त में देख रहे हैं या फिर सितंबर में देख रहे हैं, तो आपको कौन से मंथ से स्टार्ट करना है पढ़ना, जनवरी, फरवरी, व्हाट मंथ। सेकंड हम बात करेंगे कि आपको सोर्सेस चूज करने हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैराथन वीडियो सही भी रहते हैं या फिर नहीं रहते बैकलॉग निपटाने के लिए। थर्ड चीज हम बात करेंगे बैकलॉग और करंट जीके को कैसे साथ में मैनेज करना है। फोर्थ हम बात करेंगे एग्जैक्ट मेथड क्या होना चाहिए आपका बैकलॉग निपटाने का और करंट जीके पढ़ने का, दोनों। एंड लास्टली हम बात करेंगे आपको नोट्स बनाने भी चाहिए या फिर नहीं। सो फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम विच मंथ शुड यू स्टडी करंट अफेयर्स और सीए। देखो, आपको करना है जनवरी फरवरी से स्टार्ट, मतलब आप जनवरी से कर सकते हो, फरवरी से कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आप जनवरी से स्टार्ट करो, बट आपको ऐसे नहीं करना है कि मैं जनवरी का पहले पढ़ूं, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का वगैरह वगैरह। नो। तो लेट्स से ये वीडियो आप 15 अगस्त को देख रहे हो, तो आपके पास 15 दिन ऑफ अगस्त का बैकलॉग है और पहले के जितने भी महीने उनका भी बैकलॉग है। तो पहले 15 दिन का बैकलॉग निपटाओ, फिर आप जुलाई का बैकलॉग निपटाओ, फिर जून का निपटाओ, ऐसे करते करते पीछे जाओ। बिकॉज जितना आप पीछे जाते हो उतना रेलेवेंट कम रहती है आपके लिए जीके। मतलब जितने आगे के मंथ्स होते हैं वो ज्यादा रेलेवेंट रहते हैं अप्रैल के बाद के, बट आपको पहले जो लेटेस्ट है वो निपटाना है। वेरी सिंपल। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं सोर्सेस क्या आपको चूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैराथन वीडियोस भी गुड रहते हैं या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो आप कोई सा भी मंथली मैगजीन या फिर वीकली मैगजीन ले सकते हो अपना बैकलॉग निपटाने के लिए। मंथली मैगजीन कौन कौन से हैं? क्लैट पोस्ट है, क्लैट एक्सप्रेस है, 12 मिनट्स टू क्लैट है, वगैरह वगैरह। या फिर आप वीकली मैगजीन से पढ़ना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे वाइसो लीगल की वीकली पीडीएफ। अब वाइसो लीगल वीकली पीडीएफ क्या है? ये मेरी टीम ने खुद ने बनाई है। अगर आप नहीं जानते, मेरा खुद का क्लैट 2027 एंड 2028 के ऊपर कोर्स है, जिसमें हम पूरी डिटेल्ड जीके की हर वीक की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं। 52 पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर द होल जर्नी ऑफ क्लैट। तो मैं आपको बताऊंगा ये पीडीएफ कैसी होती है एंड ऑल, बट आप इन पर भी रिलाई कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। एंड जब मैं आपको शो करूंगा आपको डेफिनेटली इतना अच्छा लगेगा, बिकॉज मेरी टीम में जो टॉपर्स है क्लैट के वो एक्चुअली बनाते हैं, और हमने देखा कि एग्जिस्टिंग मैगजीन्स में कितनी दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को हटा के बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल में हमने अपनी पीडीएफ बनाई है। आपको मैं बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सो यस, एंड करियर लॉन्चर की वीकली जीके अपडेट्स भी आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको लगता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब देखो और आपको जो सबसे बेस्ट लगे वो करो। अगर आपको क्लैट एक्सप्रेस बेस्ट लगता है तो वो करो, 12 मिनट्स टू क्लैट अच्छा लगता है वो करो, बट आप सब देखो। ओके, तो ये हो गया आपको बैकलॉग कैसे निपटाना है। नाउ मंथली या वीकली आप ले लो कोई भी सोर्स बैकलॉग निपटाने के लिए फॉर कंप्लीटिंग बैकलॉग, बट आपको अब जो आप करंट जीके पढ़ोगे, मतलब लेट्स से आप 15 अगस्त से अब स्टार्ट करो जीके पढ़ना, तो 15 अगस्त और 15 अगस्त के बाद वाली जो जीके वो आपको 2 सोर्सेज से करनी है, राइट? कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? या फिर तो मंथली और डेली सोर्स को ही ले लो, मतलब आप एक मंथली मैगजीन से भी पढ़ रहे हो और आप हर रोज की जो जीके आती है वो हर रोज भी पढ़ रहे हो। कोई ऐसा सोर्स आप ले लेते हो जहां से पढ़ रहे हो, या फिर आप मंथली मैगजीन लेते हो और आप वीकली मैगजीन लेते हो। मतलब जो मंथली मैगजीन है वो तो आप ले रहे हो, और आप कोई वीकली सोर्स भी ले रहे हो जहां से पूरे वीक की एक साथ सारी न्यूज एक पीडीएफ में आपको दे दी जाती हो, वो सोर्स आप ले रहे हो। अब मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ 2 सोर्सेज आपको, ताकि आप मैक्सिमम कवर कर पाओ। एंड ये भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप वीकली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या एक जगह से ले रहे हो तो मंथली वहां से मत लो, मंथली आप कोई दूसरी जगह से लो। मेरे कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि वीकली तो हमारे कोर्स से पढ़ो और मंथली आपको जो भी सही लगे वहां से पढ़ो। इससे आपको मैक्सिमम सिलेबस कवरेज हो जाएगा एंड रिवाइज करने में भी आपके लिए ईजी रहेगा, राइट? तो आप समझ गए बैकलॉग कैसे करना है, मंथली या फिर वीकली से। बट करंट जीके जो आपको पढ़नी है, मतलब जिस डेट से आप पढ़ने वाले हो, अगर आपने अभी तक जीके स्टार्ट नहीं करी है तो आप 2 सोर्सेज ले सकते हो उसके लिए। एंड एट द सेम टाइम लेट्स से कि आप 1 महीने के अंदर ही अपनी बैकलॉग निपटा देते हो, तो आपको और अच्छा करना है उसको, तो फिर आप कोई वीकली सोर्स ले लेना। मतलब आप मंथली सोर्स तो कंप्लीट कर ही चुके होगे बैकलॉग निपटाने के लिए, अब आपको और अच्छा करना है, आपके पास टाइम है, आपको लगता है, तो आपको वीकली सोर्स भी ले लेना, और जो बैकलॉग है वो वीकली सोर्स से भी कंप्लीट करना है, ताकि आपका 2 सोर्सेज से सिलेबस कवर हो जाएगा। बट अगर ये नहीं भी कर दो तो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाओ तो बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि मंथली मैराथन सेशंस के ऊपर रिलाई करना सही है क्या अपने बैकलॉग कवर
कवर करने के लिए, या फिर इन जनरल इनके ऊपर रिलाई करना चाहिए कि आपको जीके पढ़ने के लिए? तो देखो, मैराथन्स या फिर वीडियोस इन जनरल शुड बी रिफर टू व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सम टॉपिक। मेरा पर्सनल ये रूल है कि अगर कोई टॉपिक है जो मैं पढ़ के समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे कोई समझाए इस टॉपिक को तो मैं अच्छी तरह से समझ पाऊंगा, तब मैं मैराथन्स पर रिलाई करूंगा। बाकी मैं सजेस्ट करता हूँ पीडीएफ्स पढ़ो या फिर टेक्स्ट मटेरियल से पढ़ो, स्पेशली जीके। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई भी वीडियो फॉर्मेट से पढ़ सकते हो। पर्सनली मुझे लगता है कि डिटेल्ड पीडीएफ से आपको जीके पढ़नी चाहिए। अब इसका क्या रीजन है, तो देखिए यहाँ पे मैंने फैक्टर्स लिख रखे हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 120 पेजेस पीडीएफ, एंड यहाँ पे उसको कंपेयर करके मैंने 4 आवर्स या 5 आवर के करंट अफेयर लेक्चर या मैराथन से। तो ये फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स में क्या बेटर रहता है? क्या 120 पेजेस की पीडीएफ ज़्यादा बेटर रहती है या फिर लेक्चर्स बेटर रहते हैं? अब यहाँ पे आप फोकस करना, मैंने एक्टिव रीडिंग लिखा है, मैंने केवल 120 पेजेस पीडीएफ को कंपेयर नहीं कर रहा है, बल्कि एक्टिव रीडिंग ऑफ 128 पेजेस को कंपेयर कर रहा है लेक्चर से। अब एक्टिव रीडिंग क्या होता है? एक्टिव रीडिंग क्या होता है, इसके 5 पार्ट्स होते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा, मतलब 4th पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा। सो आई एम कंपेयरिंग 120 पेजेस पीडीएफ ऑफ एक्टिव रीडिंग विद 4 आवर्स ऑफ करंट अफेयर लेक्चर, एंड एज आई सेड एक्टिव रीडिंग क्या होता है, कैसे एक्चुअली पढ़ना है, ये मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टू कंप्लीट क्या जल्दी होगा। तो ऑब्वियसली आपका 4 आवर्स का लेक्चर जो है वो ज्यादा कंप्लीट होगा, बिकॉज उसको आप 2x में भी कर सकते हो एंड मच मोर। यहाँ पे आपको 5, 6, 7, 8 घंटे लग सकते हैं कंप्लीट करने के लिए उस 120 पेज की पीडीएफ को। अब हम बात करते हैं रिटेंशन आफ्टर ए फ्यू वीक्स। रिमेंबर आप ज्यादा क्या कर पाएंगे? तो आंसर है एक्टिव रीडिंग। अगर आप करते पीडीएफ की तो उसमें से जो आपने पढ़ा है वो ज्यादा रिमेंबर कर पाएंगे एज कम्पेयर टू 4 आवर्स लेक्चर, जिसमें कम रिटेंशन होगा आपका। कवरेज ऑफ डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं कि ज्यादा चीजें कौन कवर करता है, तो ऑब्वियसली आपकी जो पीडीएफ होती है, जो टेक्स्ट मटेरियल होता है, वो ज्यादा कवर करता है चीजों को। लेक्चर्स कंडेंस्ड होते हैं, चीजों को थोड़ा सा काटा जाता है ताकि ज्यादा चीजें कवर कर पाए। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो ये हमारी वाइसो लीगल की वीकली पीडीएफ है जो मैंने आपको बताया था। दिस इज द एडिशन 20th ऑफ दिस ईयर, एंड May 4th वीक की जितनी भी जीके अपडेट्स थी वो हमने इसमें कवर करी है। तो क्या क्या चीजें कवर करी हमने, ये सब चीजें। अब इसमें हम जाते हैं 5th वाली न्यूज अपडेट के अंदर, और इसको हमने कितना कवर करा है मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स गो टू 24 पेज नंबर। अब ये आपकी कवरेज है यहाँ पे। तो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी 2026 में, इस बारे में हमने बात करी। तो हमने बात करी वाई न्यूज, क्यों न्यूज में है ये, होता क्या है क्वाड। अब क्वाड क्या होता है इसमें हमने डिटेल में बात करी है। फिर की आउटकम्स क्या थे उस मीटिंग के, इसमें हमने बहुत डिटेल में बात करी है और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है। देन सिग्निफिकेंस क्या है क्वाड की इंडिया के लिए, इसके हमने ऊपर डिटेल बात करी है। चैलेंजेस क्या फेस करते हैं क्वाड, इसके ऊपर भी हमने डिटेल बात करी है। तो ऑब्वियस सी बात है, दीज आर समथिंग्स जो इतनी डिटेल में वीडियोज में कवर नहीं हो पाएगा। सो ऑब्वियसली द कवरेज इज मच मोर बेटर इन दी 128 पेजेस की पीडीएफ्स। अब बात करते हैं हम डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। तो अगर आप एक्टिवली रीड करते हैं पीडीएफ में, आप ज्यादा डीपली समझ पाएंगे चीजों को। नुआंसेस इन कंटेक्स्ट की हम बात करें कि नुआंसेस कौन ज्यादा कवर करता है, चीजों को बारीकियों को कौन ज्यादा कवर करता है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको भी बताया था, पीडीएफ ज्यादा कवर करती है। लेक्चर में डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, एंड टीचर्स इन जनरल इतना डीपली नहीं जाएंगे बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बहुत डिटेल्स में जाए। रिविजन की एफिशिएंसी की हम बात करें तो पीडीएफ का अगर आप प्रिंट आउट निकालते हैं, उसमें आप स्टार मार्क करते हैं, रेलेवेंट जगह पर अंडरलाइन करते हैं ऑल, तो आप रिवाइज भी इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपका रिवाइज करना, बिकॉज आपको वीडियो को वापस से गो थ्रू करना पड़ेगा। नाउ रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी में क्या आपको हेल्प करेगा, तो ऑब्वियसली जब आप रीड करेंगे तो आपको रीडिंग स्पीड बिल्डअप करने में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे पीडीएफ्स आपको हेल्प करती है। 4 आवर्स के लेक्चर हो सकता है इतना ना हेल्प करे। सो दिस इज व्हाई आई सेड कि प्राइमरी सोर्स आपके पीडीएफ्स होने चाहिए। आप जून, जुलाई, अगस्त, इवन सितंबर तक भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम है कि आप पीडीएफ से अपना बैकलॉग कवर कर पाए। बट अगर आप अक्टूबर में है, नवंबर में है, तो फिर आपके पास हो सकता है कितना टाइम ना हो, तब आप मंथली वीडियोस के ऊपर रिलाई कर लो, बिकॉज आपका भी चीजों को कवर करना ज्यादा मायने रखता है। भले आप डीप में ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने बात करी क्या सोर्सेज पे आपको रिलाई करना है और क्यों मैं सजेस्ट करता हूँ पीडीएफ्स को। अब हम बात करते हैं कि आपको बैलेंस कैसे करना है बैकलॉग को और करंट जीके को। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि अगर आप बैकलॉग कर रहे हैं तो अपने करंट जीके को भूल जाए। मतलब इससे आपको बैकलॉग करने में 20 दिन लग जाता है, तो क्या 20 दिन आप अपने करंट जीके नहीं पढ़ेंगे? नो राइट, आपको करंट जीके भी पढ़ना है, बैकलॉग भी पढ़ना है, अदरवाइज उस करंट जीके का बैकलॉग फिर आ जाएगा। तो क्या आप बैकलॉग निपटाते ही रहेंगे क्या? नो। एंड लेट मी टेल यू, इट्स डूएबल एंड वेरी इजी, एंड कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि बैकलॉग और करंट जीके दोनों को मैनेज करना साथ में। इट्स ईजी, हो सकता है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। सो आपको 2 से 3 घंटे हर रोज बैकलॉग को देने हैं, 1 घंटा आपको करंट जीके को देना है। मतलब आपका 3 से 4 घंटा हर रोज जीके को जाना चाहिए, जिसमें बैकलॉग को आपका मेजर टाइम जाना चाहिए एंड करंट जीके को आपका 1 घंटे के आसपास जाना चाहिए। सो आइडियली मंडे टू फ्राइडे आप करो बैकलॉग प्लस करंट जीके, एंड सैटरडे एंड संडे करो आप रिविजन ऑफ वॉट एवर यू स्टडी।
एक वीक में आप 2 मंथ की बैकलॉग तो निपटा सकते हैं आई बिलीव। और करंट जी के आप कर ही रहे होगे। नाउ सैटरडे एंड संडे को पर आपको रिवाइज करना है उन चीज़ों का। सैटरडे को आपने जो भी मंथली में पढ़ा था उसका रिवाइज कर सकते हैं, मतलब जो भी आपने बैकलॉग कवर करा था उसका रिवाइज कर सकते हैं। एंड संडे को आप जो भी करंट जीके में आपने चीजें पढ़ी थी पूरे हफ्ते की उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बट 2 दिन क्या हमको रिवीजन के लिए देना है, ऐसा आप बन गए होंगे, ऐसा सोच रहे होंगे। यस, 2 days ऑफ रिवीजन इज रिक्वायर्ड एंड गुड टू हैव। चीजें आप केवल कवर करते जाएंगे बट उनको रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं है। मेरा क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 501 था। मेरा रैंक और भी अच्छा हो सकता था अगर मैंने जीके जितने भी पढ़ी थी उसको मैं अगर रिवाइज करता तो। सो प्लीज लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड रिवाइज एज मच एज यू कैन। मिनिमम सोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन। नाउ कितने समय में आपका बैकलॉग हो जाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपका 2 महीने का बैकलॉग 7-8 दिन में हो जाना चाहिए। मतलब आपका 4 महीने का बैकलॉग 15-20 दिन में हो जाना चाहिए। अगर आपका 6 महीने का बैकलॉग है, 6-7 महीने का बैकलॉग है, तो वो आपका महीने भर के अंदर हो जाना चाहिए एट मैक्स। इससे भी कम टाइम में भी हो सकता है बट एट मैक्स इतने समय में आपका हो जाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इसके साथ आपको करंट जीके भी मैनेज करनी है और आपके जो टेस्ट वगैरह आप दे रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में और ऑल वो भी मैनेज करना है। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, डोंट वरी। बट अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा समय बढ़ाना है या कम करना है तो आप वो कर सकते हैं। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है इन चीज़ों के बारे में। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ स्टडिंग जीके बैकलॉग प्लस करंट। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली पढ़ना कैसे है, कैसे एक्चुअली एक्टिव स्टडिंग करनी है कि आप रिमेंबर कर पाए जो भी आपको चीज़ें रिमेंबर करनी है और जल्दी से जल्दी कर पाए। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा थ्रू माय ओन पीडीएफ। मतलब मैं आपको कोई मंथली जीके की पीडीएफ कवर करके नहीं बताऊंगा बल्कि मैं अपनी वीकली पीडीएफ से पढ़ के आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। जस्ट टू लेट यू नो, हमारी वीकली जीके पीडीएफ का अलग कोर्स है। तो हमारे फुल कोर्स में तो आती है ही वीकली जीके पीडीएफ्स, बट उसके अलावा भी हमने एक अलग से कोर्स लॉन्च कर दिया जहाँ पे केवल जीके पीडीएफ्स अगर स्टूडेंट्स को बाय करनी है, जिसके अंदर जीके पीडीएफ प्लस स्टैटिक जीके पीडीएफ्स प्लस अ लॉट ऑफ क्विजेस ऑन जीके आपको मिलते हैं। बट इनके बारे में डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो के अंदर दूंगा। दीज आर द थिंग्स दैट वी प्रोवाइड इन आवर फुल क्लैट कोर्स। तो ये डिटेल भी आपके सामने है एंड एज आई सेड वीडियो के एंड में मैं आपको सारे कोर्स के बारे में डिटेल्स दूंगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है उन वीकली पीडीएफ से, बट जस्ट 2 थिंग्स बिफोर दैट। पहली चीज, इवन दो मैं आपको बता रहा हूँ वीकली पीडीएफ्स के थ्रू कि कैसे पढ़ना है करंट अफेयर्स को, बट जो मैं आपको लर्निंग्स देने वाला हूँ ये लर्निंग्स को आप यूज कर सकते हो फिर चाहे मंथली पीडीएफ से भी पढ़ रहे हो। मतलब कैसे पढ़ना है वीकली पीडीएफ के थ्रू बता रहा हूँ, बट मंथली पीडीएफ को भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है जैसे वीकली पीडीएफ को मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ये तो फर्स्ट चीज थी। सेकंड चीज, चाहे आप बैकलॉग क्लियर करने के लिए वीकली पीडीएफ पढ़ो या मंथली पीडीएफ पढ़ो, चाहे प्रेजेंट टाइम वाली करंट जीके आप पढ़ रहे हो, जो मैं मेथड आपको बताऊंगा अभी वो ही आपको यूज करना है। तो क्या मेथड है वो? जैसा मैंने आपको कई बार इस वीडियो के अंदर कहा है, यू हैव टू फॉलो एन एक्टिव स्टडिंग मेथड। अब एक्टिव स्टडिंग मेथड का मतलब क्या होता है? एक्टिव स्टडिंग में 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये मैंने खुद ने बनाए हैं, ऑब्वियसली साइंटिफिक रिसर्च है इनके ऊपर कई सारी, बट ये 5 फैक्टर्स आते हैं मेनली आपके एक्टिव स्टडिंग के अंदर। और ये पांचों को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है अपने जी के बैकलॉग्स कवर करने के लिए, आई विल लेट यू नो। नाउ हम डायरेक्ट चलते हैं हमारी वाइसो लीगल की वीकली पीडीएफ के ऊपर। सो एज आई सेड, ये आपकी वीकली पीडीएफ है एंड हम एक न्यूज़ कवर करते हैं इससे, और उस न्यूज़ को कवर करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना होता है। सो लेट्स गो टू यूनिफॉर्म सिविल कोड इन आसाम वाली न्यूज़ जो है पेज नंबर 18 के ऊपर। तो पहला पॉइंट ऑफ एक्टिव स्टडिंग क्या होता है? पहला पॉइंट होता है गेटिंग अ मैप। अब जो भी 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। ये केवल आपको जीके बैकलॉग में नहीं हेल्प करेंगे बल्कि आपको इन जनरल स्टडी में हेल्प करेंगे। आपके लॉ स्कूल में आप जाके पढ़ाई करने वाले होगे उसमें भी हेल्प करेंगे, आपकी स्कूल की स्टडीज में भी हेल्प करेंगे एंड मच मोर। तो लेट्स गो। फर्स्ट पॉइंट एज आई सेड इज गेटिंग ए मैप। मतलब क्या हुआ इसका? तो लेट्स से आप कोई भी चीज पढ़ना चाहते हो ना, लेट्स से आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो जो 10 पेजेस का है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम पेज 1 खोलते हैं, पेज 1 का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर पेज 1 का सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे, ऐसे करते करते पूरे 10 पेजेस पढ़ेंगे और फिर हम कहेंगे ठीक है हमने तो पढ़ लिया। बट दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ स्टडिंग। सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको मैप लेना है जो भी चीज़ के बारे ऊपर, जो भी चीज़ आप पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल ये 45 पेजेस में क्या कवर होने वाला है, सबसे पहले मैं इसका मैप लूंगा। तो कैसे लूंगा? मैं इंडेक्स पे जाऊंगा, इंडेक्स पे मैं देखूंगा कि क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है। ओके, यूनाइटेड नेशंस की एनपीटी के ऊपर एक न्यूज़ है, फिर साइप्रस के प्रेसिडेंट ने इंडिया को विजिट करा था, इसके ऊपर न्यूज़ है, फिर सुप्रीम कोर्ट रिज्यूम्ड सेक्शन 124A ट्रायल्स, इसके ऊपर न्यूज़ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर है, क्वाड मिनिस्टर्स के ऊपर है, नेवी चीफ का किसने चार्ज लिया उसके ऊपर है, गोवा स्टेटहुड डे के ऊपर है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोक माता अहिल्या बाई होलकर के ऊपर है, फिर एक क्विज दे रखा और फिर उसके आंसर्स है जो भी क्विज है उसके। ओके,
तो एक मैप बन गया मेरे मन में कि ये चीज़ें कवर होने वाली इस पीडीएफ के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन आसाम, तो मैं उसके ऊपर जाऊंगा अब, जो है 18 पेज नंबर पे। अब इसको भी मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पढ़ा, फिर मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने ये पढ़ा, फिर मैं यू गया पूरा इसको कवर करा, ये कवर करा, फिर इसको ये करा। नहीं, सबसे पहले मैं देखूंगा कि टाइटल क्या है। टाइटल है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन आसाम, मतलब इस पूरी न्यूज़ अपडेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करी जाएगी जो आसाम में आया है या आने वाला है। क्या है हम बाद में देखेंगे। टाइटल देख लिया, अब मैं देखूंगा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, ताकि मुझे पता चले कि स्ट्रक्चर क्या है इस न्यूज़ अपडेट का, किस स्ट्रक्चर में इस पीडीएफ के अंदर उस न्यूज़ अपडेट को डिस्कस करा गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या है, वाई न्यूज़ की न्यूज़ में क्यों आया है ये। ओके, अब व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है इसके बारे में फिर बात करी जाती है। फिर बात करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द यूसीसी। ओके, फिर बात करी जा रही है कि यूसीसी आया तो है बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन्ड है इसके बारे में। नाइस। देन हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ओके, मतलब डीपीएसपी और यूसीसी भी रिलेटेड है। देन यूसीसी कवर क्या करता है इसके बारे में बात करी जाएगी, ये हम कवर करेंगे। फिर की फीचर्स क्या है आसाम के यूसीसी बिल के अंदर, मतलब यूसीसी के बारे में हम जान लेंगे, फिर हम जानेंगे कि आसाम के यूसीसी में क्या है। नाइस। अब शेड्यूल ट्राइब्स एग्जेम्प्ट क्यों है, मतलब पहले से ही मुझे पता चल गया कि शेड्यूल ट्राइब्स एग्जेम्प्ट है। मतलब मैंने अभी पीडीएफ पढ़ना चालू भी नहीं करा बट मुझे पता चल गया कि शेड्यूल ट्राइब्स एग्जेम्प्ट है और इसके बारे में बात करी जाने वाली है, तो ये भी मेरे मैप में आ चुका है। अब बात करी जा रही है स्टेट विथ यूसीसी और यूसीसी लाइक फ्रेमवर्क, मतलब कुछ और स्टेट भी एग्जिस्ट करते हैं और इसके बारे में बात करी जाएगी। दैट्स नाइस। फिर जुडिशियल व्यू क्या है यूसीसी के बारे में, इसके बारे में बात करी जाएगी। एंड फिर कुछ केसेस के बारे में यहाँ पे देख रहा हूँ मैं बात करी जा रही है। एंड फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए फिर रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए। नाइस। और फिर लास्ट में की टेक अवेज है। तो 18 से 24 पेज के अंदर ये पूरी कवर करी गई न्यूज़, बट अब मुझे एक मैप मिल गया है। अगर मैं भी बिना देखे भी बोलूँ तो हाँ, मुझे याद है कि सबसे पहले यूसीसी क्या होता है उसके बारे में बात करी जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ बात करी जा रही है, फिर आसाम के यूसीसी में क्या है ये बात करी जा रही है, की फीचर्स क्या है, क्यों एसटीज शेड्यूल ट्राइब्स एग्जेम्प्टेड है, किन किन स्टेट्स में यूसीसी है, और फिर कुछ कंपैरिजन करा जा रहा है लास्ट में की टेक अवेज है। तो मुझे एक मैप मिल गया कि ये चीज़ें कवर करी जाने वाली है। दैट्स गुड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जो है गेटिंग अ मैप। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड स्टेप में जाएंगे जो है फर्स्ट रीडिंग विथ इंपॉर्टेंट मार्किंग्स। नाउ सेकंड स्टेप में मुझे सिंपल वे में रीड करना है। तो जैसे वाई न्यूज़ है, वाई न्यूज़ के अंदर ये जो पार्ट है ये मैं रीड करूंगा, और क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट मार्किंग। जो चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे लगती है उनको मुझे मार्क करना है। अब उसको भी मैं 2 या 3 स्टेप में डिवाइड करूंगा। पहली चीज़ तो मैं अंडरलाइन करूंगा जो चीज़ मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगती है, स्टार मार्क करूंगा जो मुझे थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, और डबल स्टार मार्क करूंगा जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, मुझे लगता है क्लैट के लिए तो बहुत रेलिवेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग में हम ये करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। द आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली पास द यूसीसी बिल 2026। ओके, अभी तक केवल बिल पास करा है, लॉ पास नहीं करा, मतलब ये मतलब अभी तक ये एक्ट नहीं बना, मतलब गवर्नर की इसमें अभी तक अप्रूवल नहीं आई है। ओके, मेकिंग आसाम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, एंड द थर्ड स्टेट इन द कंट्री आफ्टर उत्तराखंड एंड गुजरात टू मूव टुवर्ड्स ए लेजिस्लेटिव यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेमवर्क। तो ये थर्ड स्टेट है इंडिया का आफ्टर गुजरात एंड उत्तराखंड, तो इसको मैंने कर दिया स्टार मार्क क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि कौन सा स्टेट है आसाम जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेमवर्क आया है, लेजिस्लेटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेमवर्क आया है। तो अभी तक क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल गई मुझे। फर्स्ट स्टेट है आसाम एंड थर्ड स्टेट इन द कंट्री आफ्टर उत्तराखंड एंड गुजरात, तो मैंने उत्तराखंड एंड गुजरात को अंडरलाइन कर लिया। एंड मैंने ये भी अंडरलाइन कर लिया कि लेजिस्लेटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेमवर्क आया है, ये थर्ड स्टेट है उसमें। अब ये क्या मतलब होता है लेजिस्लेटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बिकॉज आपने देखा होगा एक सेक्शन था जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या है इसके बारे में बात करी जा रही है, तो आई एम श्योर इसको वहाँ पे एक्सप्लेन करा होगा। अब बात करी जा रही है द बिल इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, ये चारों चीज़ें कवर करी जा रही है। दैट्स नाइस। वाइल स्पेशली एग्जेम्प्टिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अंडरलाइन कर लिया। फ्रॉम इट्स एमिट टू प्रोटेक्ट देयर कस्टमरी लॉज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं पूछी जा सकती, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, बस रीड कर रहा हूँ समझने के लिए। The development has once again brought the broader national debate on uniform civil code into focus. Supporters view it as a great step towards gender justice and equality before law, while critics raise concern regarding religious freedom, privacy, protection of customary practices. To understand this debate properly, we need to first understand what UCC mean.
तो यहाँ पे देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ रही। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रही वो थी कि थर्ड स्टेट रहा है कंट्री में आफ्टर उत्तराखंड एंड गुजरात। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसको पढ़ते। In simple terms, Uniform Civil Code is a common set of civil laws that apply equally to all citizens irrespective of their religion. ये हो गया यूसीसी क्या होता है। Currently, many personal matters in India are governed by religious specific personal laws. UCC seeks to replace this system with one कॉमन लीगल फ्रेमवर्क। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अलग अलग रिलीजन्स की चीज़ें अलग अलग तरीके से डील करी जाती है। मतलब इसका मतलब क्या होता है आगे देखते हैं हम। ए यूसीसी जनरली डील्स विद मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, guardianship and child custody. The basic idea is that civil rights and obligations should be governed by common law rather than different religious laws. ओके मतलब अभी ये जो चीज़ें हैं ना आपके सामने, जैसे मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, सक्सेशन वगैरह, ये सब इन सब से डील करने के लिए रिलीजियस स्पेसिफिक लॉज बनते हैं। मुस्लिम्स के लिए अलग मेंटेनेंस वाले लॉज होते हैं, हिंदूज़ के लिए अलग मेंटेनेंस वाले लॉज होते हैं, मुस्लिम के लिए अलग मैरिज वाले लॉज होते हैं, डिवोर्स वाले लॉज होते हैं, अडॉप्शन वाले लॉज होते हैं। तो यूसीसी लाके सबके लिए एक सिंगुलर लॉ लेके आने की बात कर रहा है। ओके तो ये हमने पढ़ लिया यूसीसी क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है जो भी उस पर बात करिए उसको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए क्रिमिनल लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। यस, ए यूसीसी प्रोपोजेस ए सिमिलर अप्रोच फॉर पर्सनल एंड फैमिली लॉस। ओके एग्जाम्पल अच्छा दिया है, इसके थ्रू हम समझ गए। तो यहाँ पे हमें समझा कि यूसीसी होता क्या है, राइट बहुत सिंपल वे में और इजी लैंग्वेज में हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द यूसीसी। द आइडिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट न्यू। ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट सेवरल मेंबर्स बिलीव्ड ए common civil law framework would help promote national integration, equality and justice in independent India. The constitutional foundation of the UCC lies in Article 44 of the Constitution. तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, कहाँ पे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहता है आर्टिकल 44? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 44 ये कहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया कि कहाँ पे दिया गया है यूसीसी के बारे में, आर्टिकल 44 के अंदर, राइट। तो आप समझ गए कि सेकंड स्टेप क्या होता है। फर्स्ट रीडिंग करो, याद करने की कोशिश मत करो, बट मार्क करो इंपॉर्टेंट चीज़ों को। हर एक चीज़ को मार्क मत करो, हर एक चीज़ को अंडरलाइन मत करो। जो रेलेवेंट चीज़ आपको लगती है उसको अंडरलाइन करो, उससे ज़्यादा रेलेवेंट लगती है उसको स्टार मार्क करो, उससे भी ज़्यादा रेलेवेंट लगती है तो उसको आप डबल स्टार मार्क करो, ताकि आपकी आईज डायरेक्ट उधर चली जाए और वो चीज़ को आप ना भूल पाए। तो ऐसे करते करते आपको पूरी पीडीएफ रीड करनी है, राइट। ये है आपका सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या आ जाता है, री रीड एंड डू एक्टिव रिकॉल। मतलब थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में मैं वापस से उन न्यूज़ अपडेट्स को पढ़ूंगा, एक बार वापस से री रीड करूंगा और मैं एक्टिव रिकॉल करूंगा। मतलब लेट्स से अगर मैं ये पेज पूरा पढ़ता हूँ वापस से, पूरी पीडीएफ पढ़ने के बाद वापस से आता हूँ और इस पेज को पढ़ता हूँ सेकेंड बार, तो अब मैं एक पेज पढ़ा और खुद से पूछूंगा कि मैंने इस पेज में क्या पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप मान लीजिए मैंने ये सेकेंड बार वापस से रीड कर लिया है इस पेज को। अब मैं अपने आप से पूछूंगा कि ओके क्या क्या पढ़ा है मैंने इस पेज के अंदर। तो मैं बोलूँगा कि आसाम ने यूसीसी बिल इंट्रोड्यूस करा है, बिल है, अभी तक एक्ट नहीं बना है। थर्ड स्टेट है ये जो लेजिस्लेटेड फ्रेमवर्क लेके आया है आफ्टर उत्तराखंड एंड गुजरात। तीन चीज़ें बता दी मैंने। फिर ये मैरिज, लिव इन, डिवोर्स, इन सब चीज़ों को कवर करता है। फिर आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि यूसीसी क्या होता है, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 44 के अंदर है, राइट। तो इस पूरे पेज को मैंने खुद से रिवाइज कर लिया, तो इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक्टिव रिकॉल नहीं करते। अगर आप एक्टिव रिकॉल करोगे, वापस से अपने आप से पूछोगे कि मैंने क्या पढ़ा था इस पेज के अंदर, तो आप बहुत अच्छी तरह से रिमेंबर कर पाओगे। देखो आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो दिन भर पढ़ते रहते हैं बट उनका फिर भी एग्जाम क्रैक क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि केवल वो पढ़ते ही रहते हैं, वो एक्टिवली अपने ब्रेन को एंगेज नहीं करते जो भी अपना मटेरियल होता है उसके साथ। बट इस तरह से आप जब करोगे तो आप अपने माइंड को एंगेज करोगे जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो उससे, एंड आप ज़्यादा अच्छी तरह से रिमेंबर कर पाओगे, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सॉल्व ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो पढ़ लिया आपने, दैट्स गुड, बट आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना तब आप अपनी लर्निंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाओगे। आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, फॉर एग्जाम्पल हमारी पीडीएफ के अंदर ही अगर आप जाएंगे तो आपको एंड में क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड हमने उन क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है अलग अलग टॉपिक्स के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सुप्रीम कोर्ट का सेडिशन वाली चीज़ जो थर्ड न्यूज़ है उसके ऊपर हमने अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हमने अलग से क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अब लेट्स से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोफेशनल डायरेक्ट्स द स्टेट टू एंडेवर टुवर्ड्स यूसीसी, आर्टिकल 44 हो जाएगा। फिर लिव इन रिलेशनशिप कब तक रजिस्टर करना है, अगर मैंने लिव इन रिलेशनशिप वाला पार्ट पढ़ा होता तो मैं इसको भी आंसर कर पाता। फिर हमने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी दिए कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूसीसी बिल। अब इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है जो करेक्ट है,
तो मुझे चूज करना है कि 1, 2 एंड 3 ओनली है, कौन सी है, एंड मच मोर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये है आपका फोर्थ स्टेप ऑफ एक्टिव लर्निंग। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप ये कर सकते हैं कि इन पीडीएफ्स को, या जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो, उनको आप अपलोड कर दो चैट जीपीटी पे और उससे बोलो कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर 10 एमसीक्यू बना के दे दे, ताकि आपके और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। नाउ द फिफ्थ पार्ट और द फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एक्टिव स्टडिंग इज रिवीजन। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको हफ्ते में 2 दिन रिवीजन के लिए निकालने हैं, तो उस समय आपको वापस से आके पढ़ना है। हर हफ्ते आपको चीजें रिवाइज करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 4th वीक ऑफ मे की वीकली पीडीएफ पढ़ लेता हूँ, तो मुझे उसी हफ्ते उसको रिवाइज करना है और कोशिश करना है कि मैं महीने में एक बार और वापस से रिवाइज करूँ, फिर दूसरे महीने वापस से मैं रिवाइज करूँ ऐसे। तो आपको रिवीजन फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से सेट करना है। आपके सामने एक पिक्चर आ रहा है जो बताता है कि बेस्ट रिवीजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब पढ़ रहे हो उस हफ्ते आप रिवाइज करो, फिर एक बार वापस से मंथ में एक बार और रिवाइज करो, फिर अगले महीने वापस से रिवाइज करो। ऐसे ऐसे करते करते आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिमेंबर कर पाओ। तो ये था अबाउट हाउ टू एक्चुअली स्टडी फ्रॉम वट एवर सोर्स यू आर स्टडिंग। चाहे आप मंथली पीडीएफ से पढ़ रहे हो, चाहे आप वीकली पीडीएफ से पढ़ रहे हो, पहली चीज। एंड सेकंड चीज, चाहे आप बैकलॉग कंप्लीट करना चाह रहे हो, या चाहे आप करंट जीके जो प्रेजेंट टाइम वाली है वो करना चाह रहे हो। अब हम बात करते हैं कि नोट्स बनाने की भी जरूरत है या फिर नहीं, बिकॉज अभी तक हमने नोट्स के बारे में कुछ बात नहीं करी है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें नोट्स बनाने भी चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, नोट्स बनाने कंपलसरी नहीं है। नोट्स बनाने के लिए बस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रिमेंबर अच्छी तरह से कर पाते हैं एंड रिवाइज अच्छी तरह से कर पाते हैं, बिकॉज उन्होंने नोट्स बनाए हैं तो वो लिखेंगे तो उनको याद अच्छी तरह से होता है। एंड लिख लिया चीज़ें तो फिर उनको अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ता, उस सिंगल सोर्स से ही वो रिवाइज कर पाते हैं। बट प्लीज़ इसको समझो कि कोई कंपलसरी नहीं है कि नहीं इसके मार्क्स मिलते हैं। जैसे हमें स्कूल्स में बोला जाता था ना कि इसके मार्क्स मिलेंगे, स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, तो क्लैट में स्टेप्स के कोई मार्क्स नहीं होते। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू मेक नोट्स, वी आर नॉट स्टडिंग इन स्कूल। अगर आप बिना नोट्स के भी याद कर पाते हो तो फिर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एज सिंपल एज दिस। जैसा मैंने आपको भी बताया था कि आप अंडरलाइन करो, आप स्टार मार्क करो, आप डबल स्टार मार्क करो। तो जब आप ये करोगे तो ऑब्वियसली आप उनको रिमेंबर अच्छी तरह से कर पाओगे चीज़ों को, बिकॉज आप अंडरलाइन करो, आप एंगेज करो मटेरियल के साथ, तो रिमेंबर आप कर पाओगे। जैसे नोट्स में आप रिमेंबर कर पाते हो, प्रिंट आउट लेके अगर स्टार मार्क करो एंड ऑल, तो आप रिमेंबर कर पाओगे। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब बात आती है रिवाइज प्रॉपरली। तो नोट्स में क्या होता है, आप लिखते हो तो फिर आप उनको रिवाइज कर सकते हो। बट इसी तरीके से पीडीएफ अगर आप लेते हो या फिर आप पीडीएफ की प्रिंट आउट लेते हो, तो उसमें आप स्टार मार्क करोगे, अंडरलाइन करोगे, तो उन चीज़ों को रिवाइज करना भी आपके लिए ईजी रहेगा, राइट? बिकॉज वो आपके सामने स्टैंड आउट करेगी। सो अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको बनाना ही बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए जेन्युइनली बेनिफिट करते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा नोट्स बनाना। बट आपको देखना है कि आप बिना नोट्स बनाए भी जो मैंने तरीका बताया उससे अगर रिमेंबर कर पा रहे, तो फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी उन स्टूडेंट्स को जिनको बहुत इच्छा है नोट्स बनाने की, तो उनको मैं बताता हूँ कैसे नोट्स बनाना है। तो ये आपका फ्रेमवर्क है जो आपको याद रखना है नोट्स बनाते हुए। क्या फ्रेमवर्क है? 3 पॉइंट्स है। पहली चीज, जो भी आप नोट्स बना रहे हो ना, उनको एक लॉजिकल फ्लो में लिखो। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, अभी बस बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। सो इट्स ईजियर टू फॉलो, मतलब आप लॉजिकली चीज़ों को लिखो ताकि आप स्टोरी फॉर्मेट में उनको समझ पाओ। सेकेंड चीज़ है कि उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करो। फोकस मेनली ऑन दोज पॉइंट्स जिनसे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्या मतलब इसका आगे ध्यान देखेंगे। और जो बिगर पॉइंट्स हैं उनकी केवल ब्रीफ रखो एंड रिवाइज करो जब रिक्वायर्ड हो। मैं बताता हूँ क्या मतलब है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आसाम यूसीसी बिल वाली जो न्यूज़ जो हमने 2 पेजेस कवर करा था, उन दोनों पेजेस का अगर मैं नोट्स बनाता तो मैं कैसे बनाता। तो सबसे पहले मैं वो जो टाइटल है वो यहाँ पे लिखता, आसाम यूसीसी बिल 2026। अब यूसीसी क्या होता है इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज इतना तो मैं याद रख पाता, राइट? और अगर लेट्स से इसको पढ़ने के बाद मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने किस चीज़ के बारे में नोट्स बनाया था, तो जब मैं उसको वापस से पढ़ रहा हूँ, लेट्स से महीने भर बाद पढ़ रहा हूँ और मुझे याद नहीं आ रहा है कि यूसीसी क्या होता है, तो मैं गूगल कर लूँगा। सिंपल सी बात है। इतनी तो मैंने डिटेल्स दी कि गूगल में ये लिखूंगा मैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मैं नोट्स बनाता। फिर मैं क्या लिखता, थर्ड स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग यूसीसी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आफ्टर गुजरात एंड उत्तराखंड। थर्ड स्टेट कवर हो गया, क्या क्या स्टेट से पहले वाले वो कवर हो गया, और क्या था यूजीसी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ये मैं यहाँ पे लिख देता। बिकॉज थर्ड स्टेट टू ब्रिंग यूसीसी नहीं है, यूसीसी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लाने वाला थर्ड स्टेट है ये। अब ये क्या होता है, अगेन इसको मैं जब पढ़ रहा होता तो मैं अच्छी तरह से समझ रहा होता, और फिर लेट्स से कि 1 महीने बाद अगर मैं भूल गया हूँ तो मैं इसको वापस से गूगल कर लेता और समझ लेता। बट इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं लिखता इसके बारे में। फिर मैं लिख देता क्या क्या कवर करता है, मैरिज, डिवोर्स, लिव इन,
रिलेशनशिप एटसेट्रा, और फिर मैं लिख देता ST एग्जेम्प्टेड बिकॉज शेड्यूल ट्राइब्स एग्जेम्प्टेड थे, जो 2 पेज की हमने न्यूज पढ़ी थी उसमें आ चुका था। फिर मैं लिखता लिंक्ड विद आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन DPSP, और DPSP किस में है, आर्टिकल 36 से 51 के अंदर, राइट। तो अब मैंने आपको जो 3 फ्रेमवर्क्स बताए थे उसको हम रिविजिट करते हो, समझते कि उस हिसाब से कैसे मैंने नोट्स बनाए। तो पहली चीज तो हमने लॉजिकल फ्लो रखा, इजियर टू फॉलो, बिल्कुल लॉजिकल फ्लो रखा मैंने, राइट। पहले मैंने बताया कि आसाम फर्स्ट स्टेट आया है, फिर वो थर्ड स्टेट इन जनरल इंडिया में है जो फ्रेमवर्क लेके आया है, फिर मैं बताता क्या क्या कवर कर रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने लिखा कि किस आर्टिकल से लिंक्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो एक लॉजिकल वे में फ्लो आई है इन्फॉर्मेशन की। सेकंड चीज़, मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करा है जो MCQ फॉर्मेट में आस्क करी जाए, जैसे थर्ड स्टेट ऑफ इंडिया, गुजरात एंड उत्तराखंड के ये कवर करता है, आर्टिकल 14 DPSP इसमें है, एट्सेट्रा। अब जो बिगर पॉइंट्स है, इस पॉइंट को आप समझना, जो बिगर पॉइंट्स है उनकी मैंने केवल ब्रीफ लिखी है, और जब मैं रिवाइज करूँगा तब मैं उनको समझ लूँगा। मतलब मैं UCC लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ, बल्कि जब मैं इस अपडेट को पढ़ रहा हूँ ओरिजिनली तब मैं इसको अच्छी तरह से समझ लूंगा, ताकि जब मैं 1 महीने बाद इसको पढ़ूँ वापस से तो मैं अभी भी याद रख पा रहा हूँ उस चीज़ को। तो बहुत अच्छा, अगर नहीं याद कर पा रहा हूँ तो ये कीवर्ड को मैं गूगल पर सर्च कर लूंगा और मैं रिवाइज कर लूंगा, बट मैं इसको यहाँ पे पूरा नहीं लिखने वाला बिकॉज फिर वो बहुत जगह खा जाएगा। उसी तरह से DPSP क्या है यहाँ पे मैं नहीं लिखने वाला, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है वगैरह वगैरह मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, बल्कि जब मैं पढ़ रहा हूँ ओरिजिनली तब मैं उससे समझ लूंगा। एंड अगेन 1 महीने बाद लेट्स से मैं वापस से आ रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ और मुझे DPSP समझ में नहीं आ रहा क्या होता है या मैं भूल चुका हूँ, तो मैं इनको वापस से गूगल पे सर्च करके रिवाइज कर लूंगा। दैट्स ऑल। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किन चीज़ों को आपको फोकस करना है जब आप नोट्स बनाते हो, अगर आप बनाना चाहते हो तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू क्लियर बैकलॉग एंड मेक करेंट GK नोट्स फ्रॉम माई साइड। क्या क्या चीज़ें हमने कवर करी, ये 5 चीज़ें हमने कवर करी है। कौन से मन से GK पढ़ना है, कौन से सोर्सेज चूज़ करना है, मैराथन पे कब रिलाई करना है कब नहीं, कैसे बैकलॉग और करेंट GK को बैलेंस करना है, क्या मेथड होता है, एक्टिव स्टडिंग मेथड होता है, राइट। 5 स्टेप हमने सीखे, नोट्स बनाना भी है या नहीं बनाना और कैसे बनाना है अगर बनाना है तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी अबाउट हाउ टू स्टडी करंट GK, वेदर इट इज बैकलॉग और वेदर इट इज द प्रेजेंट GK दैट यू आर स्टडिंग। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ वो अच्छा लगा और आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो मेरे खुद के कोर्सेज है CLAT 2027 एंड 2028 के ऊपर, ये मेरे कोर्सेज में प्रोवाइड करा जाता है। दोनों अलग कोर्स है, CLAT 2027 के लिए भी अलग है और 28 के लिए भी अलग है, पर दोनों में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है। ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो के एंड में जाऊँगा, अभी आपको मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। तो मेरी वेबसाइट learn.visolegal.com जो आपके सामने आ रही है, उसमें केवल CLAT कोर्स नहीं, उसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज जैसे GK वीकली PDFs प्लस स्टैटिक GK क्विजेस के ऊपर कोर्स है। तो इस कोर्स में आपको वीकली PDF प्रोवाइड करी जाती है, स्टैटिक GK क्विजेस प्रोवाइड करी जाते हैं और स्पेशल PDFs भी प्रोवाइड करी जाती है। वीकली PDF का मतलब ये है कि आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक 52 PDFs प्रोवाइड करी जाएगी हर एक वीक की, जिससे आप CLAT का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो एंड साथ साथ में करंट लिंक्ड स्टैटिक GK भी पढ़ सकते हो। बाद में मैं और आपको डिटेल्स दे दूंगा इसके बारे में। उसके अलावा आपको स्टैटिक GK पढ़ने के लिए भी कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी दूसरी, क्योंकि इस कोर्स में आपको स्टैटिक GK भी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो क्या होता है, कैसे पढ़ाता हूँ स्टैटिक GK, सबसे पहले आपको एक PDF दे दी जाती है जो हमारी टीम बनाती है, उसमें आपको एक टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझा दिया जाता है और फिर उस टॉपिक के बेसिस पर आपको कुछ क्विज़ेस सॉल्व करने हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर ये हमारा एक पूरा PDF है, इसके ऊपर हम पूरा समझाते हैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, पिक्चर्स वगैरह के थ्रू समझाते हैं एंड मच मोर। एक बार आपका PDF कंप्लीट हो जाता है तो आप ये क्विजेस दे सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी हो जाए। उसके अलावा हमारा पर्सनल मेंटरशिप के ऊपर कोर्स है। आपको अगर कोई मेंटरशिप चाहिए किसी से तो आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं, केवल मेंटरशिप के लिए भी। देन हमारा डिटेल्ड मॉक्स प्लस सेक्शनल टेस्ट पैकेज भी है, ये हमारा सबसे हाईलाइट है इस कोर्स का। तो आपको कई सारे सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे हर एक सेक्शन के ऊपर, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर आपको पूरा सेक्शनल टेस्ट मिल रहा है। अब इस सेक्शनल टेस्ट में आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो CLAT में एक्चुअली आस्क करे जाते हैं। जैसे आपके सामने एक सैंपल क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल CLAT लेवल की एनालिटिकल रीजनिंग हम आपसे पूछते हैं, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, बिल्कुल CLAT के लेवल की, और उससे भी हल्का सा ऊपर लेवल चले जाते हैं हम, ताकि आप थोड़े डिफिकल्ट लेवल के लिए भी प्रिपेयर रहो। एक बार आप टेस्ट देते हो उसके बाद आपको इस तरह से डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है पोर्टल के थ्रू। जिस पोर्टल में आप टेस्ट दोगे वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन थे, कितने करेक्ट है, कितनी एक्यूरेसी थी, कितना टाइम लिया आपने, फिर आपने हर एक क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम लिया है ये आपको बताया जाएगा एंड मच मोर। तो हमारे सेक्शनल प्लस मॉक टेस्ट पैकेज के अंदर आपको ऐसे सेक्शनल टेस्ट तो मिलेंगे हर एक सेक्शन में, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, 24 नंबर है जो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे CLAT 2028 एंड 2027 कोर्स, इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। आप तो क्या क्या चीज़ें,
डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहली चीज है सिलेबस कंप्लीशन। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाता है, बल्कि कई बार आपका रिवीजन भी कराया जाता है। पिछले साल तक हम मैथ्स नहीं पढ़ाते थे, बट इतनी सारी रिक्वेस्ट रिसीव हुई हमें कि सर प्लीज आप मैथ्स भी पढ़ा दीजिए, तो अब हम मैथ्स भी पढ़ाएंगे। सो एंड टू एंड कोर्स बन चुका है ये पूरा। रिकॉर्डेड वीडियोस ऑन सेवरल टॉपिक फॉर फास्ट सेल्फ स्टडी बाय द स्टूडेंट। तो कोर्स में आपकी लाइव क्लासेस भी होती है और आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। मतलब तो अगर आपको लाइव क्लास से पढ़ना है तो आप लाइव क्लास से पढ़ सकते हैं, बट आपको पहले से रिकॉर्डेड कुछ वीडियोस है वो देखने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। हमने एक हाइब्रिड कोर्स बनाया है, बिकॉज मैं पर्सनली जब अपनी क्लैट प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं यूट्यूब पे पहले से कोई रिकॉर्डेड वीडियोस होते थे वही देखता था, तो इसलिए मैंने ऑप्शन इंक्लूड करा है। एंड मैंने स्पेशली बैठ के 50% से भी ऊपर कोर्स आपके लिए रिकॉर्ड करा है, ताकि आप लाइव क्लासेस नहीं भी अटेंड करो तो भी आप अपना सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट कर सकते हो। वीकली लाइव क्लासेस फॉर प्रैक्टिस एंड डाउट सॉल्विंग। वीकली लाइव क्लासेस तो हमारी होती है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, डाउट सॉल्व करे जाते हैं एंड मच मोर। 1-on-1 मेंटरशिप। अब ये हमारे कोर्स की सबसे बेस्ट चीज है। जैसे ही आप इस कोर्स के लिए एनरोल करते हो आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करे जाते हैं टिल द डे ऑफ क्लैट। मतलब जिसने क्लैट क्रैक कराया है वही डायरेक्ट आपको मेंटर करेंगे। ये मेंटर आपकी मंथली असिस्टमेंट करते हैं एंड आपके साथ टिल द डे ऑफ क्लैट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मंथ में केवल एक बार आप उनसे बात कर सकते हो और समथिंग, नहीं, आपके पास उनके व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, आप जब उनसे कांटेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पे कुछ रिव्यूज भी आ रहे हैं हमारे मेंटर्स के, क्योंकि हमने सिस्टम ही इस तरह से सेटअप कर रखा है दैट आवर मेंटर्स वर्क इन द बेस्ट वे। आप बस ये रिव्यू पढ़िए और देख लीजिए कि क्या क्वालिटी ऑफ मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है हमारे कोर्स के अंदर। टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट, तो हर एक टॉपिक के ऊपर हमने हाई क्वालिटी टेस्ट अपलोड कर ही रखा है। उसके अलावा आपको 75 से भी ज्यादा सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे एंड इन टॉपिक टेस्ट को एंड सेक्शनल टेस्ट को हमने अलग अलग डिफिकल्टी लेवल पे डिवाइड कर रखा है, ताकि अगर आप एक बिगिनर है आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आप अच्छा खासा ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपके लिए भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे। हम पर्टिकुलर टेस्ट पे बहुत फोकस करते हैं बिकॉज क्लैट में टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। एंड ये ऐसे वैसे टेस्ट नहीं है कि जस्ट बिकॉज 100 टेस्ट देने तो हम आपको कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, बहुत हाई क्वालिटी होती है और ये एक्चुअल क्लैट क्रैकर्स बनाते हैं सारे टेस्ट। मतलब जिन्होंने असल में क्लैट क्रैक करा है वही आपके लिए सारे टेस्ट बनाते हैं। हम इनको आउटसोर्स नहीं करते, हमारी खुद की टीम ये टेस्ट बनाती है। आप जब एनरोल करेंगे तब आप इनकी क्वालिटी देख पाएंगे। 24+ हाई क्वालिटी मॉक्स है। हम 100-200 मॉक्स नहीं प्रोवाइड करते, बिकॉज अगर आप 100-200 मॉक्स प्रोवाइड करोगे तो फिर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। हम 24 हाई क्वालिटी मॉक्स प्रोवाइड करते हैं। समय के साथ ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, बट फिलहाल 24 है एंड हर एक मॉक अलग अलग डिफिकल्टी लेवल का होता है, सो दैट यू बिकम प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पॉसिबल ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ द एग्जाम। मॉक्स बनाने के लिए भी हमारे पास एक अलग सी टीम है जिसमें भी एक्चुअल एनएलयू स्टूडेंट्स हैं जो आपके लिए मॉक्स बनाते हैं। अभी ये दोनों पॉइंट हो सकता है कि आपको दिख नहीं रहा हो, स्क्रीन पे मैं आपके सामने आ रहा हूँ, तो मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ। 2 पॉइंट से बाकी बचे हुए। फास्ट डाउट सॉल्विंग। तो ऑनलाइन कोर्सेज से इन जनरल स्टूडेंट्स को कंप्लेन रहती है कि हम पर ध्यान ही नहीं दिया जाता या हमारे डाउट्स ही सॉल्व नहीं करे जाते, बट हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है। हमारे कोर्स में स्ट्रिक्ट 12 आवर्स की डाउट सॉल्विंग पॉलिसी है। आपका कुछ भी डाउट होगा विद इन 12 आवर्स सॉल्व करा जाएगा। मैं पर्सनली अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे ध्यान रखता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का डाउट मिस ना हो। एंड लास्टली वी हैव अ स्पेशल फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप कंसिस्टेंट रहो, ये बहुत मायने रखता है। आपको सिंपल चीजें करनी है हर रोज, बट सिंपल चीजें टिल द डे ऑफ क्लैट करनी है। एंड हमने इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा है अपने कोर्स के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे कोर्स में कंसिस्टेंसी चैट करके ग्रुप है जहाँ पे सब स्टूडेंट सुबह सुबह अपने दिन का टाइम टेबल पोस्ट करते हैं। जैसे ये किसी स्टूडेंट ने अपना टाइम टेबल पोस्ट करा है, ये किसी स्टूडेंट ने अपना टाइम टेबल पोस्ट करा है, इवन मैं भी अपना टाइम टेबल पोस्ट करता हूँ। एंड फिर पूरा दिन खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स अपडेट डालते हैं कि कितनी चीजें उन्होंने लिखी थी, उसमें से कितनी चीजें हो पाई है कंप्लीट। अब इससे फायदा क्या होता है, जब आप देखते हैं कि आपके बैचमेट्स इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि आज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मॉक देंगे एलई का, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एटसेट्रा, तो फिर अगर आपको आलस आ भी रहा होता है तो भी आपका आलस एकदम से निकल जाता है। बिकॉज जब आप देखते हो कि आपके आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं, देन यू बिकम मोटिवेटेड टू। बीइंग एन ऑनलाइन कोचिंग, हमने इस चीज को इंश्योर करा है कि आपको जो ऑफलाइन कोचिंग में एक एनवायरमेंट का बेनिफिट मिलता है वो इस ऑनलाइन कोर्स में भी आपको मिल पाए। ये तो केवल एक चीज है, इसके अलावा भी हमारे पास कई सारी चीजें जो हम करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट माई क्लैट 2027 एंड 2028 कोर्स। अब हमारी वेबसाइट पे और भी कोर्सेज है जो मैंने अपने स्टोर पे अपलोड करे। लास्टली आप ये भी देख रहे होंगे, इसमें हमने प्रोवाइड करा एक सैंपल ऑफ आवर लाइव क्लास की हम लाइव क्लास में कैसे पढ़ाते हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके इस फ्री कोर्स के अंदर साइन अप कर सकते हैं और आप एक लाइव क्लास देख सकते हैं हमारे कोर्स की जो हमने एक्चुअली ली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफरिंग्स दैट वी हैव। अब आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस टेलीग्राम आईडी के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं एंड मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। Thanks for watching this video till the end. I'll see you in the course very soon.